हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम कराएंगे आपको क्लास 8 का, ये है क्लास 8 वसंत भाग 3। ठीक है, वसंत भाग 3 क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर? है ये 5। तो चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, ये चैप्टर का नाम है। इसके राइटर का नाम आपको याद करना है। उसके बाद सबसे पहले तो इसकी स्टोरी बताएंगे, फिर इसके बाद फिर चैप्टर पढ़ेंगे। राइटर है इसके, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन बच्चों को याद नहीं होता है एक बार में, तो वो 2-3 बार अपनी नोटबुक में इसको लिख लेंगे। 3 बार अगर जिसने लिख लिया, वो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अच्छे से याद हो जाता है। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। तो चैप्टर में क्या है, क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें क्या है कि इस भारत देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, डकैती, तस्करी, समाचार पत्र इन चीज़ों से भरे हुए रहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सब कहीं ऐसा बेईमानों वाला माहौल है। ईमानदार लोग मतलब कि परेशान होते रहते हैं। इसमें जीविका जो कमाने वाले मेहनती लोग हैं वो पिस रहे हैं, और झूठ बोलने वाले लोग फल फूल रहे हैं। और इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे भी हैं, इंसिडेंट, जैसे कि ये राइटर है वो ये कह रहा है कि वो एक बार अपने पत्नी और बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। उस समय जब उसने टिकट ली, तो उसने टिकट ली थी 10 रुपये की। ओके, तो इसने टिकट, बाबू से टिकट ली 10 रुपये की, तो उसको 90 रुपये इसको लौटाने थे वापस, लेकिन वो भूल गया। तो वो चला गया, बैठ गया वहाँ पे। तो इसने वापस जाके उसको, टिकट वाले ने उसको जाके 90 रुपये वापस लौटाए। तो उसको लगा कि आज भी ईमानदारी और अच्छे लोग आज भी ज़िंदा हैं। एक सेकंड इसमें इंसिडेंट ये दिखाया है, देखो, ये बस में जब जा रहे थे उस समय तो बस के लिए टिकट ले रहे थे। नेक्स्ट आगे जाके उन्होंने क्या किया कि बस में जा रहे हैं, और बस में जाने के बाद बस ख़राब हो जाती है। बस ख़राब होने के बाद यहाँ पे क्या है कि जो कंडक्टर था बस का, वो साइकिल लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो वो चला जाता है। अब ड्राइवर है, उसको लोग, वो सुनसान जगह में बस ख़राब होती है, तो ड्राइवर के बारे में सभी लोग सोचते हैं इन्होंने क्या किया है कि बस को जानबूझ के ख़राब कर दिया है, और यहाँ पे डकैती होने वाली है, और जो कंडक्टर था वो डकैतों को बुलाने के लिए गया है। ऐसा सब सोचने लगे, और ऐसा सोचकर सभी लोग उस पर, ड्राइवर के ऊपर गुस्सा करने लगे। लड़ाई झगड़ा बहुत तेज़ी से होने लगा। देखो, ये देखिए, बहुत ज़ोरों से लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसके बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर था वो बहुत दयनीय अवस्था में इस आदमी की तरफ देखता है, जो ये राइटर था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पे आया था, और जो टिकट बाबू से टिकट ली थी वही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको बचा लेता है, ड्राइवर को। ठीक है, मारने नहीं देता इनको, और बोलता है कि नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो, ऐसा शायद नहीं होगा, कोई चोर डकैती नहीं होगी। तो फिर क्या, थोड़ी देर के बाद वो जो ड्राइवर था, जो कंडक्टर था, जो ये गया था, ये एक दूसरी खाली बस लेकर आता है, और आकर बोलता है कि बस ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं दूसरी बस लेने के लिए चला गया था। अब ये बस आ गई है, सभी इसमें बैठ जाओ, यात्रियों को, और सभी को एक उचित स्थान पर हम पहुंचा देंगे, अपने गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे। और वो जो कंडक्टर था वो बच्चे को देख रहा था कि जो इसका बच्चा है वो दूध नहीं है उसके पास, तो वो रो रहा है, तो उसके लिए वो दूध और पानी भी लेकर आता है। ठीक है, तो इसके इस इंसिडेंट के बाद भी लेखक सोचता है कि ऐसा नहीं है कि हम समाज में, देश में ऐसा नहीं है कि ईमानदारी ख़त्म हो गई है। आज भी बहुत सारे अच्छे लोग ज़िंदा हैं, आज भी ईमानदारी हमारे भारत में जीवित है। तो हम क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें जो ऐसी बातें हैं, जो कुछ चोर फरेब है, बेईमानी है, उन चीज़ों को देखकर हमें निराश होना चाहिए, या फिर हमें ऐसे जो टिकट बाबू ऐसे लोग होते हैं ईमानदार, उनको देखकर खुश होना चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है, मेरे साथ भी बहुत सारे बार धोखाधड़ी हुआ है, लेकिन ये जो 2 इंसिडेंट है वो सब पर भारी पड़ते हैं। यानी कि वो जो ईमानदारी के जो उन्होंने दिखाए थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो चैप्टर में ये क्या निराश हुआ जाए, तो हम ये शॉर्ट सा मैंने बताया है। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझाएंगे। इसमें बेटा क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला जो पेज है ना, वो थोड़ा सा आपको शायद लगता है कठिन है, बाकी ये कठिन नहीं है। ठीक है, मैं समझा दूंगी, और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन इसी में से हो जाएंगे, आप खुद से भी लिखना सीख जाओगे, एमसीक्यू भी आ जाएंगे, और आगे तो एक स्टोरी टाइप की है जो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो स्पीडली पढ़ेंगे, आपको समझा देंगे जहाँ पे समझाने की चीज़ें आएंगी। ठीक है,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं बेटा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो राइटर कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में क्या क्या होता है? चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जैसे समाचार पत्र इन चीज़ों से भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण, आरोप मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। तो कह रहा है कि ऐसा लगता है, ऐसे एक दूसरे पे सब आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा लगता है कोई भी आदमी ईमानदार नहीं रह गया हमारे देश में। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, सब पर संदेह किया जाता है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष लगाए जाते हैं। इसमें ये भी कहा गया है इस चैप्टर में, जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही दोष लोग ढूंढते हैं, उतने ही दोष दिखाए जाते हैं, उतने ही लोग दोष देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब राइटर कह रहा है कि इस समय एक आदमी ने मुझे कहा था कि इस समय इस संसार में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, कोई उसकी तरफ कोई दोष ही नहीं निकालेगा। लेकिन जो कोई कुछ करता है अच्छी पोस्टों पे, उनमें लोग दोष निकालने लगते हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर, जो कुछ काम कर रहा है ना, अच्छा है, अच्छी पदवी पर है, तो लोग उसके अच्छे कामों को तो भुला देंगे और सारे दोषों को ढूंढते रहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर लोग बताते हैं। दोष किस में नहीं है? कारण यह है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम हुए बिल्कुल ही नहीं। यानी कि दोष समय सब एक दूसरे के दोष देखने में लगे हुए हैं, गुण तो सब कोई देखता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखता, और दोष ही दोष देखते रहते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर स्थिति ऐसी है कि सभी लोग सिर्फ दोष ही दोष देखते रहेंगे, कभी भी उनके गुणों को नहीं देखेंगे, तो स्थिति, ये जो पॉइंट है, ये चिंता का विषय है। समझ में आ रहा है ना बेटा? बड़ा इजी है, बहुत इजी है, आगे तो और भी इजी है चैप्टर। और चैप्टर में इस तरीके से करवा दूंगी कि आपको क्वेश्चन आंसर अभी याद हो जाएंगे। क्या यही भारतवर्ष है? अब वो राइटर कह रहा है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना किसने देखा था? तिलक ने, गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था। मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया है? ये जो मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य जो भारतवर्ष है, वो कैसे गदर में डूब गया है, कैसे लोग हो गए हैं? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि मानव महासमुंदर क्या सूख गया है? यानी कि जो लोग आपस में मिलजुल कर, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारत के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, क्या उनका जो मिलन भूमि है वो मानव महासमुंदर क्या सूख गया है? आपस में उनमें मानवता नहीं बची है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी लोगों का जो मानव के प्रति प्रेम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे देखिए। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है, यह है और रहेगा। अब राइटर को थोड़ा विश्वास है, आज भी राइटर को विश्वास है कि ये जो भारत है वह महान ऋषियों का सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। यानी कि आज भी राइटर को ये लग रहा है कि हमारे देश में सभी लोगों के मन में आज भी मानवता है, लोगों में हमेशा ईमानदारी रहेगी, क्योंकि ये ऋषियों का देश है। आगे है, थोड़ा टेढ़ा क्यों आ रहा है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। देखो इसमें इस लाइन में ये बोला है, ये बिल्कुल सही है। जो ईमानदारी से बहुत कठिन मेहनत करते हैं ना, और फिर अपने घर का खर्चा चलाते हैं, जीविका चलाते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, वो मेहनत कर पिस रहे हैं। और जो झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं, छल कपट करते हैं, वो लोग फूल रहे हैं, उनको और ज़्यादा प्रगति हो रही है, और जो ईमानदार लोग हैं वो पिस रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा है। ईमानदारों को लोग क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। सच्चाई है वो केवल भोले लोगों के ही लिए है। भोले लोग, सिर्फ लोग ही सच्चाई को बोलते हैं।
ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों को आस्था ही हिलने लगी है। अब चारों तरफ ऐसा माहौल हो जाएगा तो जो महान मूल्य हैं, जो अच्छे मूल्य हैं, उनके प्रति लोगों की आस्था हिलने लगती है, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस और उनका विश्वास हिलने लगता है। आ गया समझ में? आगे तो बेटा बड़ी ईजी स्टोरी है, मैं फटाफट पढ़ दूँगी, आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी कि भारत के लोगों ने कभी भी भौतिक साधनों को, भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह को इकट्ठा करने को अधिक नहीं माना है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण हैं, इसमें राइटर ये कह रहा है कि भारतवर्ष के लोग, मनुष्य के अंदर जो महान अच्छे जो आंतरिक गुण होते हैं, स्थिर भाव उसके अंदर मन में स्थित है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम परम है। यानी कि मनुष्य के अंदर महान आंतरिक गुण है, वही बहुत अच्छा है, वही बहुत कुछ है, चरम है, परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये एक स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि हर इंसान में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विचार विद्यमान रहते हैं, हर इंसान में रहते हैं। ये एक स्वाभाविक है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना। देखो आपके अंदर क्या है, मन, काम, क्रोध, मन, लोभ है, मोह है, लेकिन उनके अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल है, ये होता है, लेकिन आपको क्या है, अपने इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए और उन्हें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि हमारा जो मन कहेगा वही करेंगे। नहीं, जो सही है वो करना चाहिए, जो गलत है उसको नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ठीक है, उसके इशारों पर हमें नहीं नाचना चाहिए। बुरा आचरण है, उनके इशारों पर छोड़ देंगे, हम बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देंगे तो ये हमारा बुरा आचरण है, गलत बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। ठीक है, जो काम, क्रोध, मोह और लोभ हैं, उनको हमेशा संयम से बांध कर रखने के लिए भारतवर्ष में प्रयत्न किया गया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं किया, यानी कि भूख है तो ज़रूरी है और बीमार है तो भी उसकी अपेक्षा हम उसको नहीं अनदेखा कर सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, हुआ यह है कि इस भारत देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। यानी कि भारत के जो गरीब लोग हैं, हीन अवस्था में हैं, उनके लिए अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य होता है, व्यापार, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यानी कि जो कानून बनाए गए हैं वो उनको और उन्नत करते हैं। किस को? कृषि को, उद्योग को, वाणिज्य व्यापार को, शिक्षा और स्वास्थ्य को, उनकी स्थिति को और अधिक डेवलप करते हैं। ऐसे सरकार ने कानून बनाए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। यानी कि जिस काम पे लोगों को लगाया जाता है, जैसे किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी अच्छे काम पे लगा दिया जाए, तो वो क्या करता है कि वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने जो सुख सुविधा के लिए जो सामान है वो जुटाने में लग जाते हैं और अपने लक्ष्य को वो भूल जाते हैं और ज़्यादा ध्यान किस में लगा देते हैं? अपने सुख सुविधा को जुटाने के लिए ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो भारतवर्ष है वो सदा कानून को क्या देखता है? धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून अलग कर दिया गया है, धर्म अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है धोखा। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों में लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, जो लोग धर्म को मानने वाले हैं वो कानून की जो गलतियां हैं उसको लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, कानून से लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, इस बात को पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है।
ठीक है। देखो समाज में चाहे कुछ भी हो रहा हो, इसमें ये बताया गया है, इसमें एक परिणाम खोजा जा सकता है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे कुछ भी हो रहा हो, यानी कि कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष के अंदर सभी लोगों के अंदर ये है कि आज भी धर्म ज़्यादा बड़ी है, धर्म कानून से बड़ी है। मतलब यानी कि आज भी लोगों के मन में धर्म की भावना ज़्यादा है, कानून से धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं, यानी कि उनके अंदर इंसानियत, अच्छी भावनाएं, अच्छी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ये कह रहे हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। यानी कानून और धर्म के बीच में अगर हम देखें तो आज भी लोगों में ये नहीं है कि कानून पे चलता रहेगा, नहीं, धर्म भी ज़रूरी है, तो धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज भी भारतवर्ष में सेवा भी है, ईमानदारी के भाव भी है, लोगों में सच्चाई भी है और आध्यात्मिकता के मूल्य भी बने हुए हैं। आध्यात्मिक मतलब पूजा पाठ। वे दब अवश्य गए, यानी कि उनका कुछ शोषण तो हो गया है, कुछ अवश्य मतलब कम हो गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं कह सकते कि ये ख़त्म ही हो गए हमारे देश में, ठीक है। भ्रष्टाचार आने के कारण लोग में बेईमानी ज़्यादा हो गई है, तो ये दब तो गए हैं अच्छे मूल्य, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। अगर हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे तो उसको हम आज भी भारतवर्ष में पाप कहते हैं, अच्छा नहीं कहते। तो हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, जो डेली रूटीन की व्यक्तिगत जो लाइफ है उसमें हर समय हर रोज़ ये आदमी सभी लोग अपने लाइफ में अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, जो समाचार पत्र हर रोज़ आते हैं तो उनके अंदर जो गलत चीज़ें दिखाई जाती है, उनके प्रति जो इतना आक्रोश है भ्रष्टाचार के प्रति, वह यही साबित करता है कि चीज़ों को गलत समझते हैं। भ्रष्टाचार, हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, यानी कि समाचार पत्रों में क्या है कि रोज़ ही चोरी, डकैती, इस तरह की न्यूज़ आती है ना, तो इनमें लोग गलत इसमें दिखाते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, तो इनका विरोध दिखाता है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा ये गलत हुआ, ये तो ये विरोध दिखाना ये साबित करता है कि समाज में उन चीज़ों को गलत समझा जाता है, उसका विरोध किया जाता है। तो आज भी भारत में ईमानदारी और अच्छाई जीवित है। समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज भी लोग जो गलत तरीके से धन कमाया जाता है उनको कम करना चाहते हैं। देखो, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। इस पैरे में क्या बताया है, दोषों का अगर किसी आदमी में दोष हैं तो उसका पर्दाफाश करना, ओपन में करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है, बुराई उसको कहते हैं जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। यानी कि कोई आदमी गलत है तो उसको हम क्या करेंगे कि इसमें ये बताया गया है बुराई का मालूम, इसको बुराई क्यों कब कहेंगे, जब कोई आदमी गलत है, कोई बुराई है तो उसको हम ओपन भी करेंगे और उसमें फिर हम मजा भी लेंगे। रस भी लेना मतलब उसमें एंजॉय भी करेंगे कि इसका हमने ऐसा किया और खुश होते रहेंगे, तो ये बुराई है, ठीक है। दोषोद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अगर बुराई में हम मज़ा ले रहे हैं तो ये जैसे किसी का झगड़ा हो रहा है, दो लोगों का झगड़ा हो रहा है और हम खुश हो रहे हैं, है ना, तो ये बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। एक ये है कि कोई इंसान अच्छा है, देखो इन अच्छाई में उतना ही रस लेना, कोई इंसान अच्छा है तो उसके अच्छाई को हम बोलेंगे नहीं, हम कहते ही नहीं ये अच्छा है, इसमें ये गुण है, ये गुण है, तो ये भी बुरी बात है, ठीक है। अच्छाई में उतना हम रस नहीं लेते और उसको, ये भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना, यानी कि बहुत सारी हमारे समाज में अच्छी घटनाएं हैं जिससे कि अच्छा काम किया हो, जो कोई मतलब प्रेरणा का काम हो या किसी ने डेवलपमेंट का काम हो, तो जिसने किया हो, जिसने किसी की सहायता की हो, जिसने किसी की बहुत अच्छी हेल्प की हो, तो वो हम अगर चीज़ों को ओपन करके दिखाएंगे तो उससे लोगों में, समाज में अच्छी भावना उत्पन्न होती है, ये बताया इसमें। अब देखिए स्टोरी टाइप आ गया। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया, ठीक है। मैंने टिकट लेनी थी 10 रुपये की और 10 रुपये की बजाय मैंने 100 का नोट उसको दे दिया, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। रेलवे स्टेशन की टिकट थी बेटा ये।
थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में, देखो ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रेलवे स्टेशन पे, रेलवे में क्या होती है, टिकट होती है एसी की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो रेलवे बाबू क्या हुआ, रेलवे बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। जो रेलवे बाबू था वो पैसे देने के लिए सबका चेहरा देखता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझे पहचान लिया। बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये उसने रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि उसने क्या किया, जब उसको वापस पैसे दिए तो वो बहुत ही सुखी और बहुत ही संतोष महसूस कर रहा था कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैंने उसके 90 रुपये लौटा दिए हैं। उसके चेहरे पर विचित्र गरिमा थी संतोष की। कैसे कहूँ, इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब उसकी इस घटना को देखकर राइटर कह रहा है, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि इस दुनिया में ईमानदारी लुप्त हो गई है, सच्चाई लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु अवांछित मतलब अनचाही, जो अच्छी नहीं। वैसे मेरी लाइफ में ऐसी अवांछित घटनाएं बहुत सी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मैं जो ठगी की, जो बेकार की जो घटनाएं, जो मैं नहीं चाहता, ऐसी घटनाएं भी लाइफ में बहुत हुई हैं, लेकिन उन सब घटनाओं से ये घटना ज़्यादा शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अब वो अपनी दूसरी कहानी बताता है। एक बार क्या है, मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। ठीक है, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य मतलब जहाँ पर पहुँचना है, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया कि वो रुक रुक कर तो चली रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक निर्जन मतलब एक जहाँ पर कोई आ जा नहीं रहा था, सुनसान जंगल के पास उसने बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, उस समय रात का 10 बज रहा था और बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों ने सोचा कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कंडक्टर तो चला गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यह डकैती, यहाँ डकैती होती है। 2-3 दिन पहले यहाँ एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। राइटर कह रहा है, सभी लोग ऐसे ऐसे करने लगे, डरने लगे कि यहाँ पर तो डकैती होती है। 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे डकैती हुई है। तो बच्चों के साथ मैं ही अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आदमियों में क्या था, बहुत सारे लोग ये डरने लगे थे कि ये जा रहा है कंडक्टर, और ये सभी ऐसे बहस कर रहे हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का, अब कंडक्टर तो देखो चला गया बस लेने के लिए, लेकिन ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी। उसको समझ में आ गया कि लोग मुझे मारेंगे, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, ड्राइवर को। वह बड़े कातिल ढंग से, मतलब बहुत ही नज़रों से ऐसे देख रहा था कि मुझे बचा ले। मेरी ओर देखने लगा, बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब वो जो बस का ड्राइवर है वो उसको लेखक को ऐसे बोलता है। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, अब जो राइटर कह रहा है कि डर तो मैं भी रहा था, पर जो उसकी कातर मुद्रा थी, जो इस तरह इस नज़रों से वो मेरी तरफ देख रहा था ना, मैंने यात्रियों को समझाया मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री लोग बहुत डर रहे थे और मेरी बात को भी नहीं सुन रहे थे। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, लोग ऐसा कहने लगे। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। कंडक्टर को यहाँ से डाकू बुलाने के लिए भेज दिया इसने। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। मैं और मेरी पत्नी बहुत बुरी हालत में थे, टेंशन में थे, बच्चे भी भूखे थे। और लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, एक जगह पर उसको पकड़े रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा है। उन्होंने लगा कि अगर कोई भी घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, लोग मेरी बात को कम ही मान रहे थे।
लेकिन इस समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है, एक खाली बस इधर आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उस बस में क्या है, खाली बस आ रही है, उसमें हमारा बस कंडक्टर बैठा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। अब उसने सबसे ऐसे कहा। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध भी मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। अब देखो, उसके बच्चों को दूध और पानी भी दिया उसने, और यात्रियों में जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। अब यात्री बड़े खुश हुए कि ड्राइवर तो, कंडक्टर तो आ गया है। उसने उसको धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोगों को अपने अड्डे पर पहुंचा दिया। कैसे कहूँ, अब राइटर कह रहा है, कैसे कहूँ मैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ मैं, लोगों में दया धर्म रह ही नहीं गई। कैसे कहूँ मैं, जीवन में जाने वाले कितनी ही, अब राइटर कह रहा है, जीवन में कितनी ही ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि मेरे साथ लाइफ में बहुत ही बुरा भी हुआ है, बहुत सी बुरी बुरी घटनाएं भी हुई हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी मैंने खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल इन्हीं बातों का विश्वास रखो, तो जिनसे धोखा खाया हो तो जीवन में कष्ट कर ही रहेगा। अगर आप लाइफ में हमेशा धोखे को, बुरी बातों को, बुरे विश्वासघात को ही याद रखोगे तो आपके मन को कष्ट तो होगा ही, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब लोगों ने बिना किसी कारण के ही हमारी सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया तो हिम्मत बधाई है। ठीक है। कंवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अब देखो, इसने रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर एक बोला है, राइटर ने कहा है कि एक प्रार्थना गीत उन्होंने गाया है और भगवान से कहा है कि भगवान, अगर संसार में मुझे हमेशा नुकसान ही उठाना पड़े, मुझे हमेशा धोखा ही खाना पड़े और हमेशा मुझे तकलीफ़ ही उठानी पड़े, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति आप मुझे ज़रूर देना कि मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं, आप पे हमेशा विश्वास बनाए रखूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। अगर मनुष्य जो भी चीज़ें कर रहा है, अगर उसका डिसीजन, उसके नतीजे गलत निकल रहे हैं तो उनको हमें बदलना चाहिए। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब राइटर कह रहा है कि हमें हमेशा आशावादी बना रहना चाहिए, हमेशा ये संभावना भारत में बनी रही है और बनी रहेगी। हे मेरे मन, कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष कल भी एक अच्छा भारतवर्ष था और आज भी ऋषि मुनियों का भारतवर्ष ही हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, स्टोरी भी है, समझ भी है इसमें, और अच्छे से इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और इसमें क्वेश्चन आंसर हैं ओनली, तो मेन 3 ही हैं, और कोई अच्छे होंगे तो करवा देंगे, एमसीक्यू करवा देंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। शब्दार्थ इसके ये 4-5 ही है बस, ये देख लीजिए इसी वीडियो में। चाहे धर्मवीर होते धर्म को, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश होता है भेद खोलना या दोष प्रकट करना। उजागर होता है प्रकट करना, गंतव्य जहाँ किसी को जानना हो, और ढाढ़स होता है दिलासा या धीरज। ठीक है, इतने ही वर्ड मीनिंग है इसके पीछे, और आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करें बेटा, कि जो आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे पता चले कि मैं कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ठीक है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।